हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी की जो क्लास लेंगे उसको शुरुआत से शुरू कर रहा हूं मैं। पॉलिटी का लेक्चर आप सबके लिए, ठीक है। तो पॉलिटी हम लोग इनिशियल से पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें सारी की सारी जो भी थ्योरी है वो मैं आपको इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो पॉलिटी हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही नीचे से रूट लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो आपसे ना छूटे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि संविधान पढ़ने से पहले कि उसको हमको किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें समझनी है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, संविधान का पहला लेक्चर चालू हो रहा है। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे अदर्स टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा पॉलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वाईसीटीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज संविधान एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे और देखेंगे कि संविधान क्या है, क्या क्या प्रोविजन भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो देखिए, अगर संविधान पढ़ना है तो उसका एक तरीका यह है कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चालू करें, ठीक है। 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट पढ़ें, बाकी जितने भी एक्ट बनाए गए, भारत शासन अधिनियम बनाए गए, वो सब चीजें पढ़े। लेकिन जो बच्चा पहली बार जीएस पढ़ रहा होगा और वो भी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं। वो रट सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, बाकी चीजें क्या है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहला जो संविधान में पहला चैप्टर दिया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, वहां से स्टार्ट करेंगे और जब फिनिश होगा तो उस समय जो शुरुआत की चीजें हैं उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग संविधान पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, फिर संविधान कैसे बना था, क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, वो तब पढ़ेंगे। जब ये पढ़ेंगे तो एक समझ विकसित हो जाएगी। समझ रहे मेरा कहना? जब हम लोग पहले संविधान पढ़ चुके होंगे तो संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी, आवश्यकता क्या थी, उसकी एक समझ विकसित हो चुकी होगी और लास्ट में हम लोग देख लेंगे ये सारी चीजें जो पहले पढ़ना था, रेगुलेटिंग एक्ट और अन्य चीजें जो भी है, ठीक है। तो आइए, संविधान क्या है, ठीक है। संविधान क्या है, उसमें भाग क्या है, उसमें अनुच्छेद क्या है, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सबसे आसान तरीका ये हो सकता है, आप सबने एस.डी. यादव या बाकी कोई बुक पढ़ी होगी, ठीक है। मैथ की एक किताब आती है, एस.डी. यादव की किताब आती है किताब। उसमें क्या दिया रहता है, लेसन लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लेसन लिखा रहता है, ठीक है। लेसन के बाद क्या लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है, चैप्टर का नाम लिखा रहता है, ठीक है। चैप्टर नेम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, चैप्टर नेम लिखा रहता है। उसके बाद क्या लिखा रहता है, पेज संख्या लिखी रहती है, ठीक है। पेज नंबर लिखा रहता है आपका। यही होता है बुक्स में। आप कोई भी मैथ की बुक हो, रीजनिंग की बुक हो, मैं एस.टी. यादव का उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी और बुक का ले सकते हैं। तो उसमें अनुक्रमणिका दी रहती है शुरुआत में, लेसन प्लान जो होता है, ठीक है। उसमें ऐसे ही लिखा रहता है ना, लेसन 1, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या दिया है, मान लीजिए संख्या पद्धति दिया है, पहला चैप्टर वहां पे क्या दिया है, संख्या पद्धति दिया है, ठीक है। इसी तरीके से दिया रहता है कि संख्या पद्धति, इसके बाद पेज नंबर लिखा रहता है, मान लीजिए पेज नंबर लिखा 1 से 10 तक, ठीक है। तो एस.डी. यादव में लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति 1 से 10 नंबर पेज पे दिया गया है। इसी तरीके से दिया रहता। संविधान भी तो एक बुक है, संविधान भी तो एक किताब है जिसको लिखा गया है इस देश का शासन चलाने के लिए, इस देश की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो जब संविधान भी एक बुक है तो वो भी बुक के फॉर्मेट में होगा। तो सेम चीज क्या है आपका, संविधान भी तो एक किताब है और उस किताब में लेसन की जगह पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लेसन 1 लिखा रहता है, संविधान में भाग लिख दिया गया है, ठीक है। संविधान में क्या लिखा गया है, भाग लिखा गया है। भाग के बाद उसके बारे में चैप्टर नेम लिखा गया, जैसे यहाँ भी चैप्टर नेम लिखा गया है वैसे इस पे भी चैप्टर नेम लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जैसे वहां पेज नंबर लिखा गया है वैसे यहाँ पे भी पेज नंबर लिखा गया है। समझिएगा, रिलेट करिएगा चीजों को। तो जैसे आप एस.डी. यादव की बुक पढ़ते हैं, उसमें लेसन नंबर 1 पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं संख्या पद्धति दिया गया, उस चैप्टर का नाम और पेज नंबर लिखा होता है। इसी तरीके शुरुआत में जब आप बुक खोलेंगे लिखा रहता, सेम पैटर्न पे संविधान भी एक किताब है। संविधान भी तो एक किताब है, ठीक है, जो कि देश के शासन सत्ता से संबंधित चीजें उसमें लिखी गई, किस तरीके से देश को रन कराया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो संविधान भी एक किताब है, उसमें लेसन की जगह पे क्या लिखा गया है, भाग। तो भाग 1 है, जैसे लेसन 1 होता है तो पहला चैप्टर क्या दिया गया है, भाग 1 दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर का नाम जैसे संख्या पद्धति है, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या दिया गया, पहले भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है।
संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो भाग 1 में क्या लिखा गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान एक किताब है जिसमें चैप्टर 1 जो है उसी को हम कहते हैं भाग 1, किताब में कहते हैं लेसन 1। ठीक है, तो इसमें उसकी जगह पे भाग दिया गया है, वहां पे चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है। संविधान के पहले चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जैसे यहाँ पे एस.डी. यादव की बुक में पेज नंबर लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से संविधान में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद लिखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। समझ में आया? संविधान की किताब के बारे में आपको समझ में आया? देखिए फिर से ध्यान से दीजिए, एस.डी. यादव की किताब आप सब पढ़ते होंगे, मैथ के लिए पढ़ते होंगे, उसमें लेसन लिखा होता है, उसमें चैप्टर का नाम लिखा होता है और पेज नंबर लिखा होता है। लेसन में जैसे 1 लिखा होता है, चैप्टर का नाम संख्या पद्धति लिखा होता है, पेज नंबर 1 से 10 पे इसके बारे में दिया गया। सेम किताब संविधान की है जिसमें लेसन की जगह पे भाग लिखा गया है और चैप्टर लिखा गया और पेज नंबर लिखा गया। भाग में भाग 1 दिया गया, जैसे यहाँ पे लेसन 1 दिया गया वैसे यहाँ पे भाग 1 दिया गया चैप्टर का नाम, और उस चैप्टर का नाम क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान में लेसन 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसी लेसन 1 को भाग 1 कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 जैसे पेज नंबर 1 से 10 में लिखा होता है वैसे अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। चीजें क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब ये चीज क्लियर होगी आपकी। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक किताब है। तो हमने तुलना करके 2 किताबों को आपको समझा दिया कि संविधान क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, जल्दी बताइए, बोलते रहिए। पहला चैप्टर क्या है, भाग 1। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है हमारा, भाग 1। तो हम संविधान का पहला चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, भाग 1। उसका नाम क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर चीजें? तो आज हम संविधान का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो जैसे एस.डी. यादव में आपका दिया था पेज नंबर, उसी तरीके से हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 से 4 में इसके बारे में बताया गया। कहां पे, 1 से 4 में। तो संविधान का लेसन 1 है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 1 में। मैंने आपको बताया है कि चाहे आपसे अनुसूची 1 पूछे, चाहे आपसे भाग 1 पूछे और चाहे आपसे अनुच्छेद 1 पूछे, तीनों जगह पे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे चर्चा की गई है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 1 में जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी राज्य हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें 3 प्रकार के संघ एवं राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। पहला संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार की चर्चा की गई है, पहला आपके संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है, दूसरा आपके राज्यों के क्षेत्र की चर्चा की गई है, राज्यों के क्षेत्र की चर्चा की गई है, और तीसरा आपका ऐसे चीजों के बारे में चर्चा की गई है जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में अधिकृत किया जा सकता है, अधिकृत नहीं, अधिगृहित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के संघ एवं राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। एक दिए प्रकार है उसका संघ क्षेत्र, दूसरा प्रकार है राज्यों के क्षेत्र, और तीसरा प्रकार है ऐसे क्षेत्र जिसे भविष्य में अधिकृत किया जा सकता है। ऐसे
तो 3 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। आप इसको नोट करते हुए चलिए, अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, पूरी की पूरी पॉलिटी आपको कवर कराई जाएगी। तो आज हमने लेसन 1, जैसे अभी आपको समझाया था कि किताब में जैसे संविधान एक बुक है, जैसे मैथ एक बुक होता है, गणित का SD यादव की बुक आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां लेसन 1 होता है, यहाँ पे भाग 1 दिया गया है। वहां लेसन का नाम जैसे संख्या पद्धति या परसेंटेज होता है, यहाँ उस लेसन का नाम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। वहां पेज नंबर दिया होता है, यहाँ अनुच्छेद नंबर दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4। क्लियर है चीजें? तो उसमें हम लोग पहला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो इसमें चर्चा क्या की गई है? पहले अनुच्छेद में एक चीज और मेंशन किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, इसका तात्पर्य क्या है? इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। क्लियर है चीजें? राज्यों का संघ होगा। दोस्तों आप सब अपना नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, ये सारी चीजें आपको काम देंगी। पूरा का पूरा एक एक चीज आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और उसमें सारी चीजें लिख सकते हैं। बाकी इसकी PDF भी हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य के लिए अधिकृत किया जा सकता है, 3 प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा की गई है। इसके अलावा जो मेन चीज अनुच्छेद 1 में लिखा है, वो लिखा है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, यही लिखा है। सवाल पूछता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में भारत देश को किस किस नाम से संबोधित किया गया है। तो भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए केवल 2 नाम यूज होता है। कौन कौन सा नाम? एक नाम आपका इंडिया यूज होता है। कौन कौन से 2 नाम यूज हो रहे हैं? एक आपका इंडिया यूज हो रहा है और दूसरा क्या यूज हो रहा है? भारत। तो हम लोग संविधान में अपने देश को 2 नामों से ही संबोधित करते हैं। पहला आपका इंडिया शब्द यूज हुआ है अपने देश के लिए और दूसरा आपका भारत। ये सवाल भी पूछा जा चुका है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत क्या होगा? स्टेट ऑफ यूनियन है। इंडिया दैट इज भारत स्टेट ऑफ यूनियन, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इससे 3 अर्थ निकलता है, ठीक है। इससे क्या निकलता है? 3 अर्थ निकलता है। पहला, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। राज्यों को संघ से अलग होने का, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। क्लियर है चीजें? तो ये जो लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, मतलब इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। तो ये जो लिखा गया कि राज्यों का संघ होगा, इससे 3 अर्थ निकलता है। पहला अर्थ निकलता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा अर्थ निकलता है भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। समझौते का परिणाम नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। आज से ही पॉलिटी की एक कॉपी बना लीजिए। शुरुआत से शुरू किया हूं, एकदम रूट लेवल से हम लोग इसको पढ़ना चालू किए हैं और लास्ट में अनुच्छेद 395 तक हम लोग पढ़ते पढ़ते सारी चीजें समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी पॉलिटी कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आप सब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करिए, ताकि ये जो क्लास स्टार्ट हुई है पॉलिटी की फ्री की क्लास का सभी लोग लाभ ले पाए। तो फ्रेंड्स, 3 क्या क्या तत्व निकल के आ रहे हैं? राज्यों का संघ होगा सा 3 अर्थ निकलते हैं। पहला, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा, भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। जैसे अमेरिका का संविधान आप लोग पढ़ते हैं, तो अमेरिका का संविधान राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। वहां राज्य पहले स्वतंत्र थे, अलग अलग थे, उन्होंने मिलकर देश बनाया है। इसीलिए हम लोग अमेरिका में क्या लिखा होता है? USA लिखा होता है। आप लोग पढ़ते हैं जब,
तो यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा होता है, ठीक है, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा होता कि नहीं, यूएसए में, मतलब कि वहां पे सभी राज्य मिले हैं और तब संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। लेकिन भारत में क्या है, इसका उल्टा है, यहां पे पहले हमारा देश बना है फिर राज्य बने हैं। तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था में और भारत की संघीय व्यवस्था में मेन डिफरेंस क्या हो गया, यही डिफरेंस हो गया कि वहां पे यूएसए अमेरिका जो है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है, जबकि भारत राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और यहां पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिकी संविधान में जो वहां के राज्य हैं उनको संघ मतलब यूएसए से अलग होने का अधिकार दिया गया है। ये दो चीज समझ में आई। तीसरी चीज क्या निकलता है इससे, तीसरा अर्थ ये निकलता है भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होगा, ठीक है, भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होगा, एक समान कानून लागू होगा। चीजें क्लियर हो गई? फिर से सारी चीजें दोहरा रहा हूं, 2 मिनट में मेरे साथ आप लोग साथ साथ दोहराते हुए चलिए। देखिए हम लोग लेसन 1 पढ़ रहे हैं, मतलब भाग 1 पढ़ रहे हैं संविधान का। उस चैप्टर का नाम है संघीय मुस्कर राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में संघीय मुस्कर राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। इसके समझाने के लिए मैंने आपको एस.डी. यादव की बुक का उदाहरण दिया, या कोई भी बुक उठाइए, वहां पे लेसन लिखा होता है, फिर चैप्टर का नाम लिखा होता है और पेज नंबर लिखा होता है। लेसन में लेसन 1 लिखा होता है, उसी तरीके से संविधान में भाग 1 लिखा गया है, वहां पे चैप्टर का नाम संख्या पद्धति या कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम संघीय मुस्कर राज्य क्षेत्र लिखा भाग 1 में, वहां पे पेज नंबर लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 से 4 लिखा गया। चीजें क्लियर हो गई? इसके अलावा अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में संघीय मुस्कर राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो संघीय मुस्कर राज्य क्षेत्र से 3 बातें निकल के आती हैं। पहली चीज, कौन कौन से क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, संघ क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, राज्यों के क्षेत्र की, और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है, जैसे हमारा पीओके है, तो हमको पीओके को अधिग्रहित अगर करना है तो उसके बारे में भी प्रोविजन हमने किया हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया डेट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर? तो सवाल यह भी पूछता है कि हमारे देश को संविधान में किन किन नामों से संबोधित किया गया है। तो हमारे देश को केवल 2 नाम से संविधान में लिखा गया है, एक इंडिया और दूसरा भारत। अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछे कि हिंदुस्तान नाम से भी क्या संबोधित किया गया, तो नहीं किया गया, केवल 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत के नाम से ही संबोधित किया गया। तो ये जो राज्यों का संघ लिखा गया है, इससे 3 अर्थ निकलता है। पहला अर्थ निकलता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा अर्थ निकलता है कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। तीसरा अर्थ निकलता है कि सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू किए जाएंगे। तो ये हम पढ़ चुके अनुच्छेद 1 के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं और देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 2 में क्या चर्चा की गई है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2, इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल 2 कहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो 2 तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अनुच्छेद 3 भी देखना है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है और कंफ्यूजन हो जाता है कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के, इसमें क्या कहा गया है? नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, तथा वर्तमान राज्यों के नाम में, राज्यों के नाम, सीमाओं आदि में परिवर्तन, ये चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 3 में। तो अब देखिए यहां पे लिखा गया है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में, यहां पे लिखा गया है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में। कहां पे? अनुच्छेद 2 में लिखा गया है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना।
तो नए राज्यों से मतलब क्या है? नए राज्यों से मतलब यह है कि हम लोग पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं, मान लीजिए, सपोज करिए, तो पाकिस्तान से हम लोग अगर लाहौर को भारत में मिलाएंगे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाया गया। मतलब कि ऐसा राज्य जो भारत संघ क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और हम उसको अपने देश में शामिल करना चाहते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल करेंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो इसके लिए हम लोग पाकिस्तान का उदाहरण ले लेंगे कि अगर हम लोग लाहौर पे हमला करके उसको जीत लेते हैं, ठीक है, और उसको भारत संघ में मिलाना है लाहौर को, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाया जाएगा। लेकिन ऐसे राज्यों का निर्माण जो कि भारत से ही काट कर किया जाए, जैसे हमने उत्तराखंड बनाया, क्या बनाया? उत्तराखंड। उत्तराखंड को किस राज्य से काट के बनाया गया था? अपने यूपी से काट के बनाया गया था। तो ये जो उत्तराखंड बना था, यूपी से काट के बना था, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना था? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों से अगर हम काट कर कोई राज्य बनाने जाते हैं अपने देश में, तो वो राज्य बनेगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। लेकिन ऐसे राज्य को हम लोग अगर भारत में शामिल करते हैं कि जो कभी भारत संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं रहा है, उसको हम जब भारत में शामिल करेंगे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल करेंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। जैसे अगर हम लोग लाहौर को, रावलपिंडी को, ऐसे राज्यों को हमको भारत में शामिल करना है, तो वहां पे हमला करेंगे अगर और इसको भारत में मिलाएंगे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो 2 में और 3 में जो चीजें लिखी गई हैं, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, जो कभी भी भारत संघ का हिस्सा नहीं रहे, उनको भारत में अगर शामिल करना है तो हम लोग अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। जैसे लाहौर को शामिल करना है या रावलपिंडी को शामिल करना है, तो ऐसे राज्यों को मिलाना रहेगा तो हम लोग अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। और नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण मतलब जैसे हमने छत्तीसगढ़ बनाया था, छत्तीसगढ़ बनाया, किससे काट के बनाया था? मध्य प्रदेश से काट के बनाया था। कब बनाया था? सन 2000 में बनाया था, ठीक है। हमने उत्तराखंड बनाया था, हमने बिहार से काट के झारखंड बनाया था। क्या बनाया था? झारखंड बनाया था। तो फ्रेंड्स, चाहे बिहार से कटा हुआ झारखंड देख लीजिए, यूपी से काट के बनाया गया उत्तराखंड देख लीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ठीक है, जो कि एमपी से बना हुआ। तो जो ऐसे राज्य बनाए गए वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए? तो फ्रेंड्स, ऐसे राज्यों का जो निर्माण किया गया है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। क्लियर हो गई चीजें? अब समझते हैं हम लोग, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, मतलब कुछ क्षेत्रफल काट के दूसरे क्षेत्रफल में मिलाना है, दूसरे राज्य के क्षेत्रफल में मिलाना है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो चाहे किसी राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है, चाहे उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, ये सारी चीजें किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया जाएगा। याद रहेगा आपको? इसके अलावा अब एक सवाल यहां पे बनता है, क्या नए राज्यों के निर्माण के लिए जिस राज्य से काट के नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए क्या उस राज्य की सहमति आवश्यक है? तो कुछ की पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड्स। नए राज्यों के निर्माण के लिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, ठीक है। निर्माण के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। मतलब क्या है इसका? संसद आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी नए राज्य के निर्माण के लिए उस राज्य से जिससे काट के नया राज्य बनाया जा रहा है, जैसे जब उत्तराखंड बनाया गया तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य की सहमति आवश्यक थी? अगर आपके सामने सवाल आए तो जी नहीं। जिस भी नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है उसके निर्माण के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होती है। संसद जब भी चाहे तो साधारण बहुमत के माध्यम से, किस बहुमत के माध्यम से? यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि संसद साधारण बहुमत के माध्यम से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या विशेष बहुमत के माध्यम से? तो याद रखिएगा, साधारण बहुमत के माध्यम से। किस बहुमत के माध्यम से? साधारण बहुमत के माध्यम से संसद, साधारण बहुमत मतलब 50% वोट, ठीक है। तो साधारण बहुमत के माध्यम से संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या किसी
राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है या उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो साधारण बहुमत के माध्यम से संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि नए राज्यों से निर्माण संबंधी जो विधेयक है उसको किस सदन में पेश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नए राज्यों से निर्माण संबंधी जो भी विधेयक होगा, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा सारी चीजें, मैं कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर नोट्स आपका बनना चाहिए। देखिए, साधारण बहुमत के माध्यम से संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है या उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। चीजें क्लियर है। अब इससे संबंधित जो प्रस्ताव होगा, ठीक है, नए राज्य के निर्माण से संबंधित जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में, मतलब क्या इसका, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और जो विधेयक पेश किया गया है उसका साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी नए राज्यों के निर्माण से संबंधित या उसके नाम में परिवर्तन से संबंधित या उसकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसका साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। तो मेन पॉइंट यह है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यहां अक्सर सवाल लोग गलत करते हैं, तो याद रखिएगा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो किसी भी नए राज्य के निर्माण से संबंधित जो विधेयक होता है या किसी राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी सदन, मतलब चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा, किसी भी जगह पेश किया जा सकता है। और अगर वहां पे उस सदन के द्वारा उसको साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस 1 के बहुमत से पास किया जाता है तो नया राज्य अस्तित्व में आ जाता है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का और झारखंड का गठन किया गया था। किस प्रकार से? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो हमने प्रक्रिया बताई, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी राज्यों का गठन हुआ था। तो अनुच्छेद 2 और 3 क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिवाइज करिए। हट जाता हूं ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा क्या गया है वहां पे? इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, मतलब भारत जो होगा, इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। तो कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होता। उससे 3 प्रकार के राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा होती है। पहला संघ क्षेत्र के बारे में, दूसरा राज्य क्षेत्र के बारे में, तीसरा ऐसे क्षेत्रों के बारे में जिनको भारत सरकार भविष्य में अनुग्रहित कर सकती है, जिनको एक्वायर्ड कर सकती है। फिर हमने अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों के प्रवेश के बारे में या स्थापना के बारे में। तो नए राज्यों से मतलब यहाँ ऐसे राज्यों से है जो कि अभी किसी और देश का हिस्सा है। अगर कभी उनको भारत में मिलाया जाता, जैसे हम लोग पाकिस्तान पे हमला करके वहां का लाहौर या रावलपिंडी जो शहर है उसको हम लोग भारत में किसी राज्य बना के अगर मिलाते हैं तो किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के माध्यम से। लेकिन ऐसे राज्य जो भारत राज्य क्षेत्र में ही अभी उपस्थित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर इसको हम 2 पार्टों में भाग दें, एक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और एक पश्चिमांचल, और अलग अलग करके 2 राज्य बना दें, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो जो इस राज्य का गठन किया जाएगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। हमने बताया कि वो चाहे उत्तराखंड रहा हो, उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश को काट के बनाया गया था, झारखंड को बिहार से काट के बनाया गया था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था। तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनाई गई थी? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपनाई गई थी। क्लियर हो गई चीजें? तो अनुच्छेद 2 में और 3 में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर किसी राज्य का निर्माण किया जाता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है और सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जाएगा उससे संबंधित। और अगर वो विधेयक साधारण बहुमत से, याद रखिएगा साधारण बहुमत ना कि विशेष बहुमत, तो
तो नए राज्यों के निर्माण, नामों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर उस विधेयक को संसद के जिस सदन में पेश किया गया वहां से साधारण बहुमत से पास किया जाता है तो नया राज्य अस्तित्व में आ जाता है। क्लियर हो गई चीजें? आइए देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो देखिए, अनुच्छेद 4 यही कहता है कि उपयुक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया, उपर्युक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया, अपनाई गई प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4 में बेसिकली यही कहा गया है, नहीं मानी जाएगी। ओके, तो देखिए, हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा और आर्टिकल 3 पढ़ा। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा किया। अब अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अगर जैसे किसी राज्य को हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण करते हैं, पाकिस्तान से कोई राज्य भारत में मिलाते हैं, तो किसके अंतर्गत मिलाएंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जैसे हमने उत्तराखंड बनाया, जैसे हमने आपका झारखंड बनाया, जैसे हमने आपका छत्तीसगढ़ बनाया। तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो संसद में विधेयक पेश किया गया था किसी भी सदन में, याद है अभी जो पीछे बताया हम, उसमें संशोधन किया गया, विधेयक पेश किया गया, उसको पास किया गया, तो क्या इसको संशोधन माना जाएगा? तो जी नहीं। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि उपर्युक्त अनुच्छेदों, उपर्युक्त का मतलब क्या होता है? इससे ऊपर के अनुच्छेद जो हैं, इससे ऊपर के अनुच्छेद, ऊपर के अनुच्छेद, अगर आपको कहीं उपर्युक्त मिल जाए तो उसका तात्पर्य ही यही होता है कि उसके ऊपर के जितने भी अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द लिख गया कि उपर्युक्त अनुच्छेदों, तो इसका तात्पर्य यह है कि इससे ऊपर के जो भी अनुच्छेद हैं उसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको संविधान संशोधन, मतलब कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यही अनुच्छेद 4 में हूबहू चीजें बताई गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है? उपयुक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गया चीजें? तो आइए 5 मिनट में आज की जो भी क्लास हमने ली है, जो कुछ हमने आज पढ़ा है, उसका रिवीजन करते हैं। देखिए, हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि संविधान भी एक किताब है। संविधान क्या है? एक किताब है। जिस तरीके से SD यादव की बुक पढ़ते हैं आप लोग मैथ की, उसमें लिखा होता लेसन, ठीक है, और लेसन के आगे लिखा होता लेसन 1, फिर चैप्टर का नाम लिखा होता, मान लीजिए आपका प्रतिशत लिखा गया है, और वहां पे आगे लिखा होता आपका पेज नंबर लिखा होता। ठीक है, सेम उसी तरीके से संविधान में लिखा गया आपका भाग 1, चैप्टर का नाम लिखा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और पेज की जगह पे लिखा है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। तो संविधान की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर का नाम है भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और उसको हम अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहां पे कहा गया है? आर्टिकल 1 में। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसके अलावा आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में आपका कहा गया है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, गठन नहीं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें मैंने बताया कि इसमें ऐसे राज्य हैं जो कि भारत का भी हिस्सा नहीं है। जैसे पाकिस्तान से किसी राज्य को भारत में शामिल किया जाए, मतलब जैसे मान लीजिए लाहौर को हम लोग भारत में शामिल करते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 3 में हम लोगों ने पढ़ा नए राज्यों का निर्माण, उसके नाम में परिवर्तन और उसकी सीमा में परिवर्तन किसके अंतर्गत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा? छत्तीसगढ़ देखा, हमने उत्तराखंड देखा,
क्या देखा, यूके उत्तराखंड देखा, और इसके अलावा हमने क्या देखा, झारखंड देखा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका निर्माण किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 में हमने क्या देखा कि उपयुक्त अनुच्छेदों, मतलब कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। ये कहां लिखा गया, अनुच्छेद 4 में लिखा गया। सारी चीजें क्लियर हो गई, रिवीजन भी हो गया। आगे जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे संविधान का चैप्टर 2, मतलब संविधान का भाग 2। और क्या है भाग 2 में, नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो निवेदन है आप सबसे कि जो हमारा ये वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि पॉलिटी की पूरी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।